Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of information security that is CS 205 और इसमें जो है वो हमने लेक्चर नंबर 81 से इंशाल्लाह स्टार्ट करना है. सो एज़ यू नो कि हम केस स्टडीज़ जो है वो डील कर रहे हैं. एक हम पहले CIS की देखते हैं, फिर डीज़ा की, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सबसे पहले अब यहाँ पे डीज़ा स्टिक की बात हो रही है और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन जो स्टिक है पहले वो आपने इंपोर्ट करनी है अपने स्टिक व्यूअर में, ठीक है. और ये रिलीज़ 8/2017 की पब्लिकेशन है और कुछ इस तरह से जो है वो आपकी स्टिक व्यूअर विंडो नज़र आएगी आफ्टर इंपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टिक. जनरल इन्फॉर्मेशन में एज़ यू डू ऑलवेज़ के आपने जो है पहले रूल टाइटल की बात करनी है. रूल टाइटल क्या है कि मेंबरशिप टू द डोमेन एडमिन्स ग्रुप must be restricted to accounts used only to manage the active directory domain and domain controllers. यहाँ पे अब बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि जो मेंबरशिप है वो सिर्फ उन अकाउंट्स पे रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन या डोमेन कंट्रोलर्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं. यहाँ पे स्टिक आईडी और सेवेरिटी आपको बताई हुई है. डिस्कशन में हमने कहा कि जो डोमेन एडमिन्स ग्रुप है वो हाईली प्रिविलेज्ड ग्रुप है. लाइक उसके पास बहुत ज़्यादा कह लें कि एक्सेस परमिशंस होती हैं. पर्सनल हु आर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स मस्ट लॉग ऑन टू एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम ओनली यूजिंग अकाउंट्स विद द लेवल ऑफ अथॉरिटी नेसेसरी. लाइक हर अगले अकाउंट के साथ आप लॉगिन नहीं कर सकते. इसके लिए आपको पर्सनलाइज्ड और हाईली प्रिविलेज्ड ग्रुप का जो अकाउंट है वो यूज़ करना ज़रूरी है और वो भी सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स कर सकते हैं. ओनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यूज्ड एक्सक्लूसिवली टू मैनेज एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड डोमेन कंट्रोलर्स मे बी मेंबर्स ऑफ डोमेन एडमिन्स ग्रुप. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि डिस्कशन में हमने यही कहा कि भाई ये भी हो सकता है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है जो ये सारा कुछ करने के लिए यूज़ हो रहा है लाइक एक्टिव डायरेक्टरीज़ को डील करने के लिए, हो सकता है कि वो अकाउंट और चीज़ों का भी मेंबर हो. तो हमने बेसिकली क्या करना है, सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेल्प मिटिगेट द रिस्क ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रीडेंशियल थेफ्ट अटैक्स. कि क्या होगा कि अगर हम एक यूनिक और लाइक अनयूज्ड अकाउंट रखेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एक्टिव डायरेक्टरीज़ को मैनेज करने के लिए और उसको बाकी अकाउंट्स से सेपरेट रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम रिस्क को मिटिगेट कर सकेंगे, रिड्यूस कर सकेंगे, लाइक कम कर सकेंगे. और जिसकी वजह से क्या होगा कि क्रीडेंशियल थेफ्ट अटैक्स जो हैं, जो मैलिशियसली इंटेंडेड यूज़र्स होते हैं, वो आपके सिस्टम को एक्सेस करने से रुक सकेंगे. ठीक है, लाइक नहीं कर सकेंगे वो. चेक कंटेंट में हमने कहा कि रिव्यू करो पहले एडमिन्स ग्रुप का, ठीक है, कि वहाँ पे जो है उनकी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स और कंप्यूटर्स को देखें और मेक श्योर करें कि हर डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो है उसका कोई सेपरेट और यूनिक अकाउंट हो जो ख़ास तौर पे सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरीज़ को ही मैनेज करने के लिए यूज़ हो. इफ़ एन अकाउंट लिस्टेड इन द डोमेन एडमिन्स ग्रुप इज़ अ मेंबर ऑफ एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स इंक्लूडिंग द इंटरप्राइज एडमिन्स ग्रुप, डोमेन सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप्स और डोमेन वर्क स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप्स, दिस इज़ अ फाइंडिंग. ठीक है, फाइंडिंग यही होती है कि मिस्टेक निकल आई है और अब आपने इसको मेक श्योर करना है कि आप उसको रेक्टिफाई करें, उसको मिनिमाइज़ करें, उसको मिटिगेट करें. तो हमने कहा कि जो एक्टिव डायरेक्टरीज़ को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट मैनेज करेगा वो यूनिक होना चाहिए, वो सेग्रीगेटेड होना चाहिए बाकियों से. ठीक है, और अगर वो किसी भी और का ग्रुप का पार्ट है तो इसका मतलब है कि ये फाइंडिंग है एंड वी नीड टू कास्ट आउट एनी सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, फिक्स टेक्स्ट में आपने कहा कि क्रिएट द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन दैट आइडेंटिफाइज द मेंबर्स ऑफ डोमेन एडमिन ग्रुप. की हमने प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन की जिससे आपको पता चल गया कि डोमेन एडमिन ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन से हैं और फिर हमने इंश्योर किया कि यूनिक अकाउंट जो है वो यूज़ होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे फिर आपके पास जो है वो रेफरेंसेस आ गई. इसी तरह लेक्चर 82 की जो केस स्टडी है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो CIS बेंचमार्क्स आ गए और दिस टाइम हम माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं. ठीक है, 1.5 कंट्रोल नंबर है और इसमें हमने क्या करना है, कन्फिगर करना है. किस चीज़ को कन्फिगर करना है, डू नॉट अलाउ यूज़र्स टू इनेबल और डिसेबल एड-ऑन्स. एड-ऑन्स बेसिकली एक्सटेंशंस होती हैं या प्लगइन्स होते हैं जो हम किसी भी सॉफ्टवेयर या कह लें कि किसी भी ब्राउज़र या किसी भी चीज़ की फंक्शनैलिटी को अगर हम ऐड अप करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ऐड ऑन है या प्लगइन है या एक्सटेंशन है. ठीक है, तो हमने इसमें कॉन्फ़िगर बेसिकली क्या करना है कि हमने यूज़र्स को अलाउ नहीं करना है इस बात के लिए कि वो एड ऑन्स को खुद से इनेबल या डिसेबल कर सकें. लेवल 1 इसकी सिवेरिटी है. अब इसकी डिस्क्रिप्शन देखें. द पॉलिसी सेटिंग अलाउज यू टू मैनेज वेदर यूज़र्स हैव द एबिलिटी टू अलाउ और डिनाई एड-ऑन्स थ्रू एड-ऑन मैनेजर. अब एड-ऑन मैनेजर के ज़रिए से हम ये मैनेज कर पाएंगे कि हमने यूज़र्स को इस बात की परमिशन देनी है कि वो इनेबल डिसेबल खुद से कर सकें या नहीं देनी. डिस्क्रिप्शन में कहा कि अगर तो हम इसको इनेबल कर देते हैं
इस पॉलिसी को अगर इनेबल कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि यूज़र्स ख़ुद से एड ऑन्स को चेंज नहीं कर पाएंगे, इनेबल और डिसेबल नहीं कर सकेंगे। द ओनली एक्सेप्शन अकर्स, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, और वो कब कि अगर उस एड ऑन को स्पेसिफिकली आप एड ऑन लिस्ट पॉलिसी में कोई यूज़र जाके प्रॉपर वे से ही ऐड करेगा तो फिर नहीं हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते, लेकिन अदरवाइज़ जो है वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखें मैनेजर, अच्छा, कॉन्फ़िगर द सेटिंग इन अ मैनर दैट इज़ कंसिस्टेंट विद सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। कि हमने साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये ना हो कि हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि भाई यूज़र जो है वो इनेबल और डिसेबल नहीं कर सकता एड ऑन्स को। तो ये ना हो कि वो यूज़र जो है वो किसी हाई डेजिग्नेशन पे हो किसी एंटरप्राइज़ में, और उसको अपनी सिस्टम की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए तो चाहिए ये परमिशन, और हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हुए ये सारा कुछ काम करना है। ठीक है, रैशनल में जस्टिफिकेशन देखते हैं कि यूज़र्स जो हैं वो अक्सर ऐसे एड ऑन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी ने अलाउ नहीं किए होते, और इस तरह की इंस्टॉलेशन से क्या होता है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क्स जो हैं वो आपके नेटवर्क को पोज हो जाते हैं, वो उसको फेस करने पड़ जाते हैं। फिर ऑडिट में हमने कहा कि यूज़र इंटरफेस पाथ जो रेमिडिएशन सेक्शन में बताया हुआ है वहाँ पे जाएं और कंफर्म करें, मेक श्योर करें कि इसकी सेटिंग एज़ प्रिस्क्राइब्ड एंड एज़ रिक्वायर्ड है या नहीं है। ठीक है, और रजिस्ट्री एडिट में जाके आपने ये वाली की जो है वो रन करनी है, नो एक्सटेंशन मैनेजमेंट तक जाना है। रेमिडिएशन सेक्शन में हमने कहा कि टू इस्टेब्लिश द रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन वाया ग्रुप पॉलिसी सेट द फॉलोइंग यूज़र इंटरफेस पाथ टू नॉट कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, अब जैसे रन कमांड पे पहले जाना है और फिर gpedit.msc, वहाँ से पहले कंप्यूटर एडमिन कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे, फिर विंडोज़ कंपोनेंट्स, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ से कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड देन विंडोज़ सेटिंग्स, और इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे जाना है। और ठीक है, यहाँ से फिर सिस्टम एक्सप्लोरर स्टिग अगर डाउनलोड की होगी तो शो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि इसका इम्पेक्ट क्या होगा कि जब हम डू नॉट अलाउ यूज़र्स टू इनेबल और डिसेबल एड ऑन सेटिंग हम इनेबल करेंगे तो फिर यूज़र्स जो हैं वो खुद से इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये एड ऑन यूज़ कर रही है तो फिर इस इम्पैक्ट में ये होगा कि आपकी जो एबिलिटी है वर्क को मैनेज करने की वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो सिक्योरिटी रिस्क हैं वो तो बच जाएंगे। लेकिन अगर वही बात आ गई कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं और वहाँ पे उनको वो एड ऑन चाहिए था और आपने उसको इनेबल डिसेबल से रोक दिया तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। ठीक है, और फिर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटो पे तो ये डिसेबल्ड ही होता है, लेकिन हमने जो है वो इसको इनेबल करना है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें लेक्चर नंबर 83 है। इसमें डीज़ा स्टिक्स की बात करनी है और रिलीज़ 8 है, और ये गूगल क्रोम पहले आपने स्टिक इसमें इंपोर्ट करनी है, और इस तरह से विंडो नज़र आएगी। रूल टाइटल क्या है कि सेशन ओनली बेस्ड कुकीज़ मस्ट बी डिसेबल्ड, के जो सेशन बेस्ड कुकीज़ हैं उनको जो है वो आपने डिसेबल करना है। वल्नरेबिलिटी और स्टिक आईडी यहाँ पे मेंशन्ड है, और ये जो सवेरिटी है इसकी वो कैट 1 है, दैट इज़ मोस्ट सवेयर। अब ये पॉलिसी जो है इट विल अलाउ यू टू सेट अ लिस्ट ऑफ URL पैटर्न्स दैट स्पेसिफाई साइट्स विच आर अलाउड टू सेट सेशन ओनली कुकीज़। कि आपने ये देखना है कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो सेशन ओनली कुकीज़ यूज़ करने की एप्लीकेबल हैं और नहीं है, और अगर इसको सेट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि ग्लोबल डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो यूज़ की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इफ़ द restore on starter policy is set to restore URLs from previous sessions, this policy will not be respected and cookies will be stored permanently for those sites. तो अब हमने क्या करना है कि आपने यूनिवर्सल मेथड चेक कंटेंट में अप्लाई करना है। पहली बात तो ये कि एड्रेस बार में जाना है और क्रोम पॉलिसी जो है वो टाइप करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर तो ये जो पॉलिसी है वो एग्जिस्ट करती है और उसकी कोई डिफाइंड वैल्यू है तो इसका मतलब है कि ये एक फाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में देखें कि हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ सेशन ओनली बेस्ड कुकीज़ को जो है वो डिसेबल करना है, और अगर ये पहले से सेट हैं और एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई वैल्यू सेट है, तो इसका मतलब है कि हमने तो इसको डिसेबल करना था, लेकिन ये तो इनेबल्ड है, तो इसका मतलब है कि ये फाइंडिंग है। ठीक है, इसका रिजॉल्व करने का या इसको कन्फिगर करने का आपके पास क्या तरीका है कि पहले आपने रजिस्ट्री एडिट रेज एडिट में जाना है और फिर वहाँ से ये सारी कीज़ जो हैं वो वहाँ पे आपने एक्सप्लोर करना है नेविगेट करते हुए, और फिर कुकीज़ सेशन ओनली फॉर URLs यहाँ तक जाना है। और अगर ये की एग्जिस्ट कर रही है और इसकी कोई वैल्यू आपके पास पहले से पड़ी है तो इसका मतलब है ये फाइंडिंग है। और इसको फिक्स कैसे करना है कि रन कमांड पे जाके gpedit.msc आपने
इंटर करना है और फिर वही जो मैं कहती हूँ कि पहले कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, फिर वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, फिर गूगल क्रोम, और फिर आपको ये पॉलिसी नेम नज़र आएगा कि अलाउ सेशन ओनली कुकीज़ ऑन दिस साइट्स। तो अगर ये आपको समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो ये जो इसी सेमेस्टर में इसकी असाइनमेंट थी उसका सोल्यूशन देखें। इसमें एग्जैक्टली हमने यही सब कुछ किया था एक आईडी के लिए, तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हम असल में कर क्या रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आपके पास कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर में रेफरेंसेस आ गए। अच्छा, अब ये लेक्चर नंबर 84 है और इसमें CIS बेंचमार्क आपने मोज़िला फायरफॉक्स का देखना है। इसके टोटल 72 पेजेस हैं। लेवल 2 इसकी लाइक जो सिवेरिटी है लाइक थोड़ा सा ज़्यादा सिवियर है एज़ कम्पेयर टू लेवल 1। और इसमें आपने इनेबल करना है किसको, आइडियन शो को, लाइक उसका जो प्यूनी कोड है उसको आपने इनेबल करना है, ठीक है। एक होता है यूनिकोड और एक होता है प्यूनी कोड, और ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में दिस फीचर डिटर्मिन्स whether all internationalized domain names displayed in the browser are displayed as Unicode और Unicode, कि हमने इसमें ये डिटर्मिन करना है कि ये जो आइडियंस हैं, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स हैं, ये यूनिकोड में रिप्रेजेंट किए गए हैं, डिस्प्लेड हैं, या फिर यूनिकोड में, ठीक है। रैशनल ये है कि अगर तो यूनिकोड में डिस्प्लेड हैं, जो कि हम अभी इनेबल करने लगे हैं, तो इससे क्या होगा कि दे विल बी मोर इजी टू आइडेंटिफाई, और इसकी वजह से रिस्क मिटिगेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कि हम स्पूफ्ड वेब पेजेस, मेलिशियस वेब पेजेस को एक्सेस कर सकें जिनमें वायरस वगैरह है, ठीक है। ऑडिट में पहले आपने अपने एड्रेस बार में जाना है और वहाँ पे ये कमांड जो है वो टाइप करनी है, और फिर हमने ये इंश्योर करना है कि जो प्रेफरेंसेस और जो वैल्यूज़ हैं वो सेट हुई हैं या नहीं हुई, ठीक है। और ये सेट वैल्यू किस पे करनी है, ट्रू पे, ठीक है। नेटवर्क की आपने जो आईडीएन है, इंटीग्रेटेड डोमेन जो है वो जो है वो आपने किस पे सेट करनी है, ट्रू पे, ठीक है। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन। अच्छा, रेमिडिएशन में क्या होगा कि mozilla.cfg लाइक उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने मोज़िला फायरफॉक्स की पहले इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में ओपन की, और फिर आपने ये लाइंस जो हैं वो टाइप करनी है, उसमें ऐड करनी है लॉग प्रेफ, और एग्जैक्ट लाइक हम यही कर रहे होते हैं कि आपने लॉग प्रेफरेंस जो है वो चेंज की, network.idn_show_ यूनिकोड, और इसकी वैल्यू आपने ट्रू पे सेट कर दी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। एंड व्हाट वी नीड टू डू कि हमने इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू पे सेट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब लेक्चर नंबर बेसिकली 85 है और इसमें अगेन हम डीज़ा स्टिक्स की बात कर रहे हैं, और फायरवॉल स्टिक अब हमने इसमें देखनी है। और लाइक फायरवॉल को इंपोर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की स्टिक व्यूअर विंडो आपको नज़र आएगी। रूल टाइटल आपके पास ये है कि जो डिवाइस है उसको आपने कन्फिगर करना है, किस चीज़ के लिए कन्फिगर करना है, टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क अगेंस्ट द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स सच एज पिंग ऑफ डेथ, उसके अलावा TCP सिंक्रोनाइजेशन, फ्लड्स, ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होते हैं, इन सब से आपने अपनी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है और प्रोटेक्ट करना है, बचाना है इन सब अटैक्स वगैरह से, ठीक है। वल्नरेबिलिटी आईडी और स्टिक आईडी ये गिवन है आपको, और सिवेरिटी आपको बताई हुई है, कैट 2 लाइक मॉडरेट सी इसकी सिवेरिटी है। सिंक्रोनाइजेशन फ्लड अटैक इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक वेयर द अटैकर सेंड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लीज स्टार्ट अ कनेक्शन पैकेट्स एंड देन नथिंग एल्स, कि आपको आपके सिस्टम को बहुत सारी अमाउंट में ये नोटिफिकेशन मिलेगा, प्लीज़ स्टार्ट अ कनेक्शन, प्लीज़ स्टार्ट अ कनेक्शन, प्लीज़ स्टार्ट अ कनेक्शन, बट इससे क्या होता है कि ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है और इससे आपका सिस्टम जो है वो फ्लड हो जाएगा। दिस कॉजेज द डिवाइस बीइंग अटैक्ड टू बी ओवरलोडेड विद द ओपन सेशन एंड इवेंचुअली क्रैश, क्या अल्टीमेटली जो है वो आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा, आपकी डिवाइस क्रैश हो जाएगी। अब पिंक स्वीप जिसे हम ICMP स्वीप भी कहते हैं, ये एक नेटवर्क स्कैनिंग टेक्निक है जो कि यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, टू डिटर्मिन, क्या डिटर्मिन करने के लिए कि जो आपका लाइक आपकी डिवाइस है वो कौन कौन से IP एड्रेसेस को एग्जैक्टली मैप कर सकती है और कौन से को नहीं कर सकती है। अब चेक कंटेंट में हमने रिव्यू करनी है डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशंस और ये पता लगाना है कि क्या उसमें सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से बचने के लिए या नहीं है। अगर तो डिवाइस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है या उसमें सेटिंग नहीं है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को मिटिगेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, इट मीन्स दिस इज़ अ फाइंडिंग, ये एरर है एंड वी नीड टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ वे कि हम इसको जो है वो इसके साथ डील कर सकें, ठीक है।
फिक्स टेक्स्ट में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेसिकली दे रहे होते हैं कि इफ़ द फायरवॉल सपोर्ट सिंक्रोनाइजेशन, फ्लड और पिंग स्वीप प्रोटेक्शन देन इनेबल दीज फीचर्स, कि अगर तो आपका सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, आपकी फायरवॉल जो है वो सपोर्ट कर रही है इन फंक्शनैलिटीज़ को, इन टेक्निक्स को, देन मेक श्योर करें कि आप इनको इनेबल कर लें। लेकिन इफ़ द फायरवॉल डज नॉट सपोर्ट दीज फीचर्स, इनेबल द सिक्योरिटी फीचर्स ऑन द राउटर, कि कोई अल्टरनेटिव साइट, कोई अल्टरनेट राउटर आपने ढूंढ लेना है और वहाँ पे ये सब कुछ जो है वो फिर आपने इनेबल करना है, ठीक है। और इसमें रेफरेंस आपको CCI कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर में मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद लेक्चर नंबर 86 जो है इस बार अगेन डीजर स्टिक्स का है और यहाँ पे लेयर 2 स्विच की बात हो रही है। ये पहले आपने स्टिक इंपोर्ट कर लेनी है। जब स्टिक इंपोर्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपको नज़र आएगी और फिर इसमें रूल टाइटल क्या है कि इंफॉर्मेशन एश्योरेंस ऑफिसर, लेकिन अगेन IAO तो बेसिकली ये है कोई है ही ऑफिसर, लेकिन वो ही बात आ गई कि डीजर स्टिक्स में ज़्यादा टर्मिनोलॉजी जो है वो US की डिफेंस और मिलिट्रीज़ की हैं, तो ऐसे ज़्यादा हमारा इनसे मेन कंसर्न नहीं है। रूल टाइटल ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन एश्योरेंस ऑफिसर है, टू दैट ऑल स्विच पोर्ट्स कन्फिगर्ड यूजिंग मैक पोर्ट सिक्योरिटी विल शट डाउन अपॉन रिसीविंग अ फ्रेम with a different layer 2 source address than what has been configured or learned for port security, के एक स्विच पोर्ट एक लाइक पोर्ट जो है वो पहले जो मैक एड्रेस लर्न कर लेगा तो फिर वो सिर्फ उसी IP एड्रेस से, उसी मैक एड्रेस से जो है वो फ्रेम्स रिसीव करेगा। अगर उसके अलावा किसी और जगह से उसके पास पैकेट्स आ रहे होंगे तो वो उनको रिसीव जो है वो नहीं करेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपके पास वल्नरेबिलिटी और स्ट्रिग IDs दी हुई हैं। सिवेरिटीज़ की कैट 3 है, लाइक लीस्ट स्वेयर। डिस्कशन में आपने कहा कि जो पोर्ट सिक्योरिटी है इसकी वजह से क्या होता है, इट रिमेंबर्स द ईथरनेट मैक एड्रेस के, ये पहले से लर्न कर लेता है, मेमोराइज़ कर लेता है, याद कर लेता है ईथरनेट का मैक एड्रेस जो उससे कनेक्शन के टाइम पे लाइक कनेक्ट हुआ था, ठीक है। इफ़ एनी अदर मैक एड्रेस ट्राइज टू कम्युनिकेट थ्रू द पोर्ट सिक्योरिटी विल डिसेबल द पोर्ट, के पोर्ट सिक्योरिटी अगर हमने कन्फिगर की हुई होगी तो उस मैक एड्रेस के अलावा कोई भी अगर मैक एड्रेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमने बेसिकली यही करना है। चेक कंटेंट में हमने कहा कि शट डाउन एक्शन पुट्स द इंटरफेस इनटू द एरर डिसेबल्ड स्टेट इमीडिएटली एंड सेंड देन SNMP ट्रैप नोटिफिकेशन इफ़ इट रिसीव्स अ फ्रेम, कि क्या होगा कि जैसे ही लाइक किसी और मैक एड्रेस, किसी और लेयर 2 मैक एड्रेस का फ्रेम रिसीव होगा तो एक शट डाउन एक्शन होगा सिस्टम में, ठीक है। और एक एरर जो है वो आपको शो हो जाएगा और फ़ौरन से जो है वो नोटिफिकेशन SNMP ट्रैप जो टेक्निक है उसके पास चला जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। द फॉलोइंग कैटलिस्ट IOS इंटरफेस कमांड विल शट डाउन द इंटरफेस व्हेन सच एन इवेंट अकर्स। अब स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शट डाउन जो है वो असल में इस कमांड ने आपके सिस्टम को शट डाउन किया होगा। कब करेगा वो शट डाउन, और हमने करना भी असल में यही था कि शट डाउन कर दे कब, जब एक मैक एड्रेस जो स्विच पोर्ट जो है उसको याद कर चुका है, अगर किसी और पोर्ट का मैक एड्रेस जो है वो फ्रेम सेंड करने की और उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो फिर ये सारा सीन होगा, ठीक है। फिक्स टेक्स्ट में आपने कन्फिगर करना है पोर्ट को कि वो शट डाउन हो जाए, कब शट डाउन हो जाए, कब टर्मिनेट हो जाए, व्हेन इनसिक्योर होस्ट्स आर कनेक्टेड टू द वॉल जैक, ठीक है। अच्छा, अब लेक्चर 87 देखें। इसमें अगेन CIS बेंचमार्क्स हैं iOS डिवाइस के और 15 लाइक जो iOS 15 डिवाइसेस यूज़ कर रही होंगी उनके लिए। अब इसमें हमने सेट करना है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट मैसेज डाइजेस्ट की MD5 को, ठीक है। और प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी 2 है, लाइक लेवल 2 की है, थोड़े ज़्यादा स्वेयर है। डिस्क्रिप्शन में हमने कहा कि इनेबल करना है हमने इस ऑथेंटिकेशन को। रैशनल ये है कि भाई ये OSPF का ऑथेंटिकेशन सेटअप का पार्ट है तो इसलिए इसको इनेबल करना ज़रूरी है। ये जस्टिफिकेशन है कि भाई इसका पार्ट है तो इसलिए ज़रूरी है। ऑडिट में हमने कहा कि अप्रोप्रिएट पहले जाके चेक करें कि ये डिफ़ाइन हुआ भी हुआ है या नहीं हुआ, तो होस्ट नेम हैश SH फिर रन इंट और इंटरफेस का आपने यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना है। रेमिडिएशन में आपने प्रॉपर देखना है कि जो लाइक डिमांडेड था, जो रिक्वायर्ड था वो हो भी रहा है यहाँ पे या नहीं हो रहा। रेमिडिएशन में आपने एग्जैक्टली यही सारा कुछ जो है वो टाइप करना है कमांड लाइन में जाके, होस्ट नेम कन्फिग हैश फिर इंटरफेस, फिर यहाँ पे इंटरफेस का नेम आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे होस्ट नेम कन्फिग इफ़, और इस तरह से ये सारा कुछ, ठीक है। लेकिन अगेन इसको एग्जैक्टली मेमोराइज़ करने की कोशिश लाइक ज़रूरत नहीं है, इसको बस एक बार देख लें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इसका इम्पैक्ट देखें कि ऑर्गेनाइजेशन शुड प्लान एंड इम्प्लीमेंट एंटरप्राइज सिक्योरिटी पॉलिसीज़ दैट रिक्वायर रिगरस ऑथेंटिकेशन मेथड्स फॉर राउटिंग प्रोटोकॉल्स,
कन्फिगरिंग द प्रॉपर इंटरफेस इन्फोर्सेस दीज पॉलिसीज बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सचेंजेस बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस कि अगर हम लाइक इसको इनेबल करते हैं IPOSPF मैसेज डाइजेस्ट की MD5 को, तो इसकी वजह से क्या होगा कि डिफरेंट डिवाइसेस जो इलीगल हों या नॉट रिक्वायर्ड हों वो आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकेंगी, उनकी एक्सचेंज है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉट सेट होती है, लेकिन हमने असल में क्या करना होता है, वी नीड टू सेट दिस वैल्यू टू ट्रू, राइट। नेक्स्ट आपके पास वायरलेस लैंस की कंट्रोलर, वायरलेस लैंस के कंट्रोलर की स्टिक है, और ये डीज़ा स्टिक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। रिलीज 12 है और कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी वंस यू इंपोर्ट द WLAN स्टिक इनटू योर स्टिक व्यूअर, ठीक है। यहाँ पे रूल टाइटल है कि इट मस्ट यूज़ ईप TLS, और ईप TLS बेसिकली एक इंक्रिप्शन टेक्निक है जो आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा इंक्रिप्टेड बनाने के लिए यूज़ होती है। ये आपकी वल्नरेबिलिटी ID है और ये आपकी स्टिक ID है, और इसकी सिवियरिटी जो है वो Cat 2 है, लाइक मॉडरेट। और ये जो ईप TLS है लाइक एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल और ट्रांसपोर्ट लेयर, तो इसमें ये क्या हो जाता है कि इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन एंड की डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज नॉट फाउंड इन अदर मेथड्स। बाकी इनकैप्सुलेशन और बाकी इनक्रिप्शन के मेथड्स में, बाकी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स में ये सारा कुछ ऐसा सच नहीं हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे हम इनेबल इसको करना चाह रहे हैं। उसके अलावा ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा प्रोटेक्शन आपके सिस्टम को मिल जाती है, आपके नेटवर्क को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये रेड इसलिए है कि अगेन ये डीज़ा स्टिक्स में हम क्योंकि डील कर रहे हैं, तो कुछ मिलिट्री टर्म्स हैं जिनको ऐसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें समझने के लिए ज़्यादा डिटेल मिलिट्री टर्म्स को जो है वो देखना होगा, ठीक है। इफ़ द इक्विपमेंट इज़ WP82 सर्टिफाइड देन इट इज़ केपेबल ऑफ सपोर्टिंग दिस रिक्वायरमेंट। तो एक यहाँ पे चेक कंटेंट आ गया कि अगर आपका इक्विपमेंट जो नेटवर्क में हम यूज़ कर रहे हैं वो इससे सर्टिफाइड है, लाइक WP82 से, तो क्या होगा कि हम ये रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। चेक कंटेंट में देखें, मार्क एज अ फाइंडिंग इफ़ इधर ईप TLS इज़ नॉट यूज्ड और इफ़ द वायरलेस LAN सिस्टम अलाउज यूज़र्स टू कनेक्ट विद अदर मेथड्स। कि आपने यहाँ पे मार्क एज अ फाइंडिंग कि ये फाइंडिंग होगी कि अगर या तो यहाँ पे ईप TLS यूज़ ही ना होता हो या फिर कोई और मेथड यूज़ होता हो, ठीक है। और जब फाइंडिंग होती है तो फिर हमें, आपको पता है कि हमने उसको सेट करना होता है। चेंज द वायरलेस LAN कन्फिग्रेशन सो इट सपोर्ट्स ईप TLS। और अगेन यहाँ पे जो है वो 2 चीज़ें आपके पास आ गई, PKI और AAA इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में या हमारे कंट्री में आमतौर पे PKI की इंडिकेटर्स जो हैं वो यूज़ नहीं होते, AAA इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इफ़ द वायरलेस LAN इक्विपमेंट इज़ नॉट केपेबल ऑफ सपोर्टिंग ईप TLS, प्रोक्योर न्यू इक्विपमेंट केपेबल ऑफ सच सपोर्ट। क्यों? क्योंकि फिक्स टेक्स्ट में हमने कहा था कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें पता चलेगा कि हमने बेसिकली इसके साथ डील कैसे करना है। तो हमने तो ये करना था ना कि हमने ईप TLS को इनेबल करना था। तो अगर आपका सिस्टम, आपका इक्विपमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रहा ईप TLS को, तो फिर इसका यही तरीका है कि कुछ इस तरह का इक्विपमेंट जो है वो आप इंस्टॉल करें जो कैपेबल हो इस चीज़ का, और कैपेबल हो और वो इसको सपोर्ट करता हो, किसको, ईप TLS को, ठीक है। और ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल की एक टाइप है, टनलिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है ये अप्लाई की जाती है। सो द लेक्चर नंबर 89 इज़ अगेन अबाउट लेयर 3 स्विच, और यहाँ पे डीज़ा स्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। कुछ इस तरह की स्टिक व्यूअर विंडो नज़र आएगी। रूल टाइटल ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, he or she must ensure that all the L2 TPV3 sessions are authenticated prior to transporting traffic। कि ट्रांसपोर्टिंग लाइक ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट करने से पहले हम जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेक श्योर करे कि ये जितने भी सेशंस हैं लाइक लेवल 2 TPV3 के, वो ऑथेंटिकेट किए गए हैं या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, L2 TPV3 जो है ना, ये एक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है और लेयर 2, ठीक है। इसी तरह टनलिंग प्रोटोकॉल है, ये आपके पास है और इसका वेरिएंट 3 है। वल्नरेबिलिटी और स्टिक ID आपको दी हुई है और इसकी सिवियरिटी Cat 2 की है। डिस्कशन में हमने कहा कि लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल वेरिएंट 3 सेशंस कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट लेयर 2 protocols across an IP backbone. These protocols were intended for link local scope only and are therefore less defined and not as well known। कि ऐसे ज़्यादा फेमस या ज़्यादा वेल नोन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनको जो है वो कन्फिगर करना है। और फिर अगेन कुछ मिलिट्री टर्म्स आ गए आपके पास के ये जो हैं वो
इनमें आईपी पैकेट्स होते हैं, ठीक है, और ये एडिशनल इनकैप्सुलेशन या एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हेंस इट इज़ इम्पेरेटिव दैट दीज सेशंस आर ऑथेंटिकेटेड प्रायर टू ट्रांसपोर्टिंग ट्रैफिक। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट करने से पहले हम मेक श्योर करें, हमने जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो मेक श्योर करे कि इनको ऑथेंटिकेट प्रॉपर किया गया है या नहीं। चेक कंटेंट में आपने कहना है कि रिव्यू द राउटर और मल्टी लेयर स्विच कन्फिग्रेशन एंड डिटरमिन इफ़ दिस हैज़ बीन कन्फिगर टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट। और अगर ये कन्फिगर किया जा चुका है तो इसका मतलब है कि दिस इज़ नॉट अ फाइंडिंग, और अगर कन्फिगर करना है तो इसका मतलब है दिस इज़ अ फाइंडिंग। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो चेक कंटेंट में नज़र आ जाएगी आपको। फिक्स टेक्स्ट में हमने कहा कि कन्फिगर करना है L2TPV3 प्रोटोकॉल्स को टू यूज़ ऑथेंटिकेशन फॉर एनी पियरिंग सेशंस। जो आसपास वाले आपके सेशंस हैं उनको जो है वो आपने कन्फिगर करना है। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 90 जो है इसमें VMware की बात करेंगे। CIS का अगेन ये बेंचमार्क है और इसके टोटल 132 पेजेस हैं और ये 2014 का स्नैपशॉट है आपके पास, ठीक है। और इसका कंट्रोल नंबर 5.1 है और इसमें आपने करना क्या है कि कंट्रोल करना है क्या करना है, डिसेबल करना है किसको, DCUI को, टू प्रिवेंट द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अच्छा, अब DCUI क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल यूज़र इंटरफेस, और इसको अगर हम डिसेबल करेंगे तो इससे आपका सिस्टम ज़्यादा सिक्योर होगा। और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपने कहना है कि हम DCUI यानी कि डायरेक्ट कंसोल यूज़र इंटरफेस को डिसेबल कर सकते हैं। और किस चीज़ से डिसेबल करना है कि वो किसी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से प्रिवेंट रहे, उसको अवॉइड करे। और अगर हम उसको डिसेबल कर देते हैं तो फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो vCenter वर्चुअल सेंटर से जो है वो की जाएगी। तो हम चाहते यही हैं कि vCenter और ये जो लोकल होस्ट है ये दोनों आपस में सेग्रीगेटेड हो। DCUI allows low level host configuration such as configuring IP एड्रेस, होस्ट नेम, रूट पासवर्ड, ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स इसके बारे में कि ये सारा कुछ जो है वो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक्शंस परफॉर्म्ड फ्रॉम DCUI आर नॉट ट्रैक्ड बाय vCenter सर्वर। की अब बात ये है कि जो एक्शंस आप DCUI उस इंटरफेस पे कैरी आउट करेंगे वो vCenter सर्वर जो है वो उनको ट्रैक नहीं कर सकता, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इवन कि अगर लॉकडाउन मोड भी कोई इनेबल हो तो जो यूज़र्स आपके पास DCUI की एक्सेस लिस्ट के मेंबर हैं वो लॉकडाउन मोड में भी सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं, तो हम ये नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर हम इस कंट्रोल को इनेबल करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सारा फोकस जो है वो vCenter पे शिफ्ट कर देंगे और DCUI को जो है वो डिसेबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि DCUI के जो एक्सेस लिस्ट के मेंबर्स होते हैं वो लॉकडाउन मोड में भी आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और हम ऐसा नहीं चाहते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि vCenter सर्वर जो है वो उन सबको कंट्रोल करे। तो DCUI को अगर हम डिसेबल करते हैं, इट विल प्रिवेंट ऑल द लोकल एक्टिविटी एंड दस फोर्सेस एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इन vCenter सर्वर वेयर दे कैन बी सेंट्रली ऑडिटेड एंड मॉनिटर्ड। तो अब हमें पता चला कि इसका रैशनल ये था बेसिकली कि हमने जो है वो जो भी कैरी आउट करवाना था वो हम चाहते थे कि DCUI को डिसेबल कर दें और जो vCenter है, vCenter सर्वर, वो सारा कुछ उसको कंट्रोल करे। क्यों? क्योंकि DCUI जो है वो लोकल मोड में भी इतना एक्टिव होता है कि अगर वो एक्सेस लिस्ट के मेंबर हैं तो वो सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं और हम ऐसा नहीं चाहते। हम अपने सिस्टम को मज़ीद इनक्रिप्ट और मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो है वो पहले सेलेक्ट करना है मैनेज, और फिर मैनेज से सेटिंग्स में जाना है, वहाँ से सिस्टम, और फिर सिस्टम से सिक्योरिटी प्रोफाइल पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सर्विसेज आपको नज़र आ जाएंगी। सर्विसेज को आपने एडिट करना है और फिर वहाँ से DCUI पे जाना है और फिर वहाँ पे ऑडिट में आपने मेक श्योर करना है कि मैन्युअली जो है वो उसके स्टार्ट और स्टॉप को आप मैनेज करें, ठीक है। इसी तरह पावर कमांड लाइन इंटरफेस में अगर हम जाएं तो आपने जो है वो यहाँ से देखें VM होस्ट और फिर गेट VM होस्ट सर्विस, और यहाँ पे वेयर में आपने कंडीशन लगा देनी है कि जहाँ पे की जो है वो DCUI के बराबर हो। क्यों? क्योंकि हमने पहले DCUI को ढूंढना है और उसको डिसेबल करना है, ठीक है। उसके अलावा रेमिडिएशन में भी सेम वही है कि आपने पहले जो है वो vSphere वेब क्लाइंट जो है वो वहाँ पे क्लिक करना है और ये सारा कुछ तब होगा जब ये वाली स्टिक जो है वो आप स्टिक या ये वाला बेंचमार्क अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे फिर, ठीक है। और देखें यहाँ पे सिलेक्ट जब डायरेक्ट कंट्रोल यूज़र इंटरफेस था DCUI, तो इस पे जाके फिर आपने इसको स्टॉप पे क्लिक कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो यही है कि आपने इसको डिसेबल करना है और फिर उसके बाद आखिर में आपने अपनी सेटिंग्स को कंफर्म कर लेना है। डिसेबलिंग द अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या है? Disabling the DCUI can create potential lockout situation should the host become isolated from vCenter server। कि क्या होगा कि जब हम DCUI को डिसेबल करेंगे तो एक पोटेंशियल सी लॉकआउट सिचुएशन जो है वो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका होस्ट होगा DCUI का
वो आइसोलेट हो चुका होगा किससे, वी सेंटर सर्वर से। और अगर आपने उसको रिकवर करना है लॉकआउट सिनेरियो से, तो फिर इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि आप री इंस्टॉल करें किसको, ESXi। अगेन ये इम्प्लीमेंटेशन है। और इसके अलावा लाइक लॉकडाउन मोड अगर हम होगा तो फिर DCUI जो एक्सेस लिस्ट है वहाँ से यूज़र्स जो हैं उनको ये बात अलाउड होती है कि वो एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है कि DCUI को डिसेबल करना है या नहीं करना, लेकिन लॉकआउट वाला सिनेरियो ना बने, तो इसके लिए आपको दोबारा से री इंस्टॉल करना होगा ESXi। ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की जो प्रिस्क्राइब्ड स्टेट जो है वो पहले से जो है डिफ़ॉल्ट स्टेट नहीं होती। ठीक है। लाइक वो डिसेबल्ड नहीं होता DCUI, और हमें ख़ुद से उसको डिसेबल करना होता है ताकि हम अपने सिस्टम को मज़ीद कन्फिगर कर सकें सिक्योरली। और यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 90। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।